हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम पीटी से बाहर निकलकर मेंस की तैयारी करने की शुरुआत करने वाले हैं। यानी हमारा जो एम था कि हमें डीआई करना है, तो डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन आज से शुरुआत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितना भी पीटी का जो आपको लेक्चर दिया गया था वो उतना बेस था डीआई के लिए, मतलब उतना डीआई के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। क्योंकि जो भी एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इसका बेस है, यानी उतना उसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमने उतना बता दिया पीटी के लिए। अब हम पढ़ेंगे मेंस के लिए, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि आपको हमने सिलेबस और उस समय जो स्ट्रेटेजी बताया था उस वीडियो में हमने बता रखा है। तो चलिए, आज थोड़ा ओरिएंटेशन क्लास रहेगा, मतलब डीआई के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाना चाहिए और कैसे हम 72 में 72 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है बीपीएससी का जहाँ पे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जीएस का या एससी का जहाँ पे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। कभी में संभव ही नहीं हो सकता है। तो चलिए, उसी को मद्देनजर हम आज देखेंगे। तो मेरा जो आज थंबनेल है, डर के आगे डीआई है। मतलब डीआई कुछ नहीं है, डर जो आपके मन में डीआई को लेकर बैठा हुआ रहता है, उस डर को आप निकाल देंगे तो डीआई कुछ नहीं है। और जैसा कि हमने शुरुआती वीडियो में बताया था कि मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य यही है कि डीआई किसी के सिलेक्शन का कारण और न कारण नहीं बनना चाहिए। मतलब डीआई ऐसा ना हो कि कोई कहे कि मेरा डीआई के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि डीआई देखिए कुछ ऐसा चीज़ है नहीं। बेसिक मैथ है, आपको जो 10th क्लास तक जानकारी है। यानी 10th क्लास तो सभी लोग पास करके ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आए होंगे। तो जब 10th क्लास तक का मैथ का चीज़ें अब पूछा जा रहा है, अगर उसमें भी नहीं बना पा रहे हैं, तो नहीं बन पा रहा है या नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या उसके कारण रिजल्ट नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं, क्योंकि सभी ने 10th पास किया है। तो 10th पास किया और 10th लेवल तक का ही मैथ है, तो क्यों नहीं सभी को से बनना चाहिए? इसलिए मेरा लक्ष्य यही है कि डीआई को कारण समाप्त कर देना है बीपीएससी में। कोई बच्चा या स्टूडेंट ना बोले कि मेरा डीआई के कारण नहीं हुआ। हो सकता है किसी का, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम बताएं, कितना हो बेहतर बताएं या कितना हो खराब बताएं, तो 100% तो लोग नहीं है सही करके आएंगे। कुछ लोग होंगे जिनका गलत होगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि दो में एक पूरा गलत हो गया, डेढ़ पूरा गलत हो गया। बहुत लोग होते हैं कि दो तीन ही सही हो पाता है, यानी 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर आता है, जबकि 72 नंबर में। तो मिनिमम 72 नंबर में मेरा टारगेट है कि 60 नंबर सभी लोग को आना चाहिए। मतलब अगर 100 लोग एग्जाम दे रहा तो 100 लोग को 60 प्लस मार्क्स आना चाहिए डीआई में। और मैक्सिमम लोग को 72 आना चाहिए, 72 आए। जिनका ठीक ठाक है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, स्ट्रेटेजी बताया जाएगा, उसके हिसाब से काम करेंगे, तो 100% उनको 72 मार्क्स आएगा। तो चलिए, वहीं डर के आगे डीआई है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, उसके बाद और सब चीजें हम डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या है, डर के आगे, डर होता आखिर क्या है? आप जानते होंगे, डर आगे डीआई है, तो आप ये स्लोगन देखोगे, डर के आगे जीत है। यानी डर एक वहम होता है। मतलब ये क्या है? वहम। मतलब दिल में या मन में, मन का एक वहम होता है कि हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो वैसा चीज हो जाएगा जो इसके पहले नहीं हुआ हो या नहीं होना चाहिए। वही ना, तभी तो डर लगता है ना आदमी को। तो वही डर अगर आपके पास है डीआई को लेके कि यार हम तो कितना हो मेहनत करते हैं और डीआई हमसे बनता ही नहीं है, या पल्ले ही नहीं पड़ता है, दिमाग से बाहर जाता है, तो ऐसे चीज़ों से वही डर है। तो उस डर को आप निकालिए, उसके बाद डीआई कुछ नहीं है। तो हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे क्या क्या। तो डर यानी वहम जो है आपके अंदर ना, वो चीज़ आपको निकालना है। कैसे निकालना है? ये कैसे निकलेगा डर? क्वेश्चन मार्क। यानी डर है तो कैसे निकलेगा ये डर? तो हम बताएंगे कैसे निकलेगा डर। चलिए, अब देखिए डीआई को लेके थोड़ा सा चीजें देख लीजिए क्या है। ऐसे तो हम स्ट्रेटेजी और सिलेबस वाले जो वीडियो हम बनाए हैं, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें हमने चीजें बताया है। फिर भी हम थोड़ा सा, क्योंकि डीआई का ओरिएंटेशन क्लास है, तो डीआई के बारे में हम बता रहे हैं। तो डीआई तो ही डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब डाटा इंटरप्रिटेशन क्यों बहुत लोगों को लगता होगा कि क्यों बीपीएससी डीआई को पूछते हैं? दो क्वेश्चन यानी 72 मार्क्स का ठीक ठाक वेटेज है। अगर 72 मार्क्स देखा जाए तो फर्स्ट पेपर का 24 मार्क्स है, क्योंकि 300 मार्क्स का है, तो 24 3 72 यानी 24% लगभग 24 मार्क्स कैरी करता है डीआई। तो फिर क्यों बीपीएससी ऐसे करते हैं, जबकि यूपीएससी मेंस में तो नहीं है। कई पीसीएस एग्जाम में जहां मेंस में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहां मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी बीपीएससी क्यों? तो देखिए क्यों, आखिर डीआई क्यों? तो डीआई इसलिए कि देखिए, जब भी आप अधिकारी बनेंगे, हम चाहेंगे कि अधिकतम लोग बने
अब देखिए, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि सभी लोग बन जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म द के एग्जाम देते हैं और लास्टली सिलेक्शन क्या लगभग 1,000 के आसपास होता है, तो 1,000 ही बनेंगे, लेकिन सभी तो बनेंगे नहीं। हाँ, लेकिन होगा कि कुछ अब बने, कुछ लोग अगले साल बनेंगे, कुछ लोग अगले साल बनेंगे, ऐसा करके लगभग अगर जो ईमानदार मेहनत कर रहे हैं उनका होना है तय। भले हो सकता है कि आज ना इस अटेम्प्ट में ना हो, अगले अटेम्प्ट में हो, ठीक है, 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट में भी होगा, लेकिन अगर जिनका भी ईमानदार मेहनत है यानी ईमानदार प्रयास है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो देखिए, आखिर क्या, जब अधिकारी आप बन जाएंगे तो किसी ब्लॉक में या सब डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट में आप किसी विभाग के तहत काम करेंगे। किसी भी विभाग, जैसे हम एज ए बीडीओ हम ग्रामीण विकास विभाग के तहत आते हैं, ग्रामीण विकास विभाग। तो ग्रामीण विकास विभाग हमारा पेरेंट विभाग है, मतलब वो हमारा सब कुछ है, उसी के अंदर मेरा सारा चीज़ सैलरी से लेके सारा चीज़ वहीं पे हो, काम मेरा रिकॉर्ड रहता है। तो जैसे ही विभाग किसी न किसी, जैसे कोई एलईओ बनेंगे, लेबर इन्फोर्समेंट बनेंगे, तो श्रम संसाधन विभाग से रहेंगे। कोई अगर सप्लाई इंस्पेक्टर बनते हैं तो खाद्य वाले विभाग से रहेंगे। कोई रेवेन्यू ऑफिसर बनते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रहेंगे। कोई बीपीआरओ बनते हैं तो पंचायती राज विभाग से रहेंगे। ऐसे ही इलेक्शन में कोई जाते हैं तो इलेक्शन विभाग, चुनाव वाले से रहेंगे। तो उसी तरह किसी न किसी विभाग से, लगभग 44 विभाग है बिहार में, तो उस 44 विभाग के तहत आप काम करेंगे। तो जैसे ही विभाग के तहत काम करेंगे तो विभागीय कार्य जो आजकल हो रहा है, कंप्यूटर जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज बढ़ा है, तो विभागीय कार्य कैसे होने लगा है, पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से और वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बहुत सारा आपका मीटिंग होता है। पहले था कि मीटिंग के लिए पटना अगर मीटिंग है तो सभी लोग पटना गए, या डिस्ट्रिक्ट में ही मीटिंग है तो सभी वीडियो अपने अपने ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में आए। अब ऐसा नहीं, अब वीसी के माध्यम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम भी बहुत सारा मीटिंग संभव होता है। तो जब मीटिंग होता है और उसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है तो बहुत सारा ग्राफ का यूज करके आपको बताया जाएगा कि देखिए अभी जैसे स्वच्छता एक स्कीम है, अभी जैसे हम लोग को वीडियो को बताया जाएगा कि स्वच्छता में देखिए कि पहले इतना स्वच्छता का रेट कम था, ऐसे जैसे रेट बढ़ा, तो मानिए एक ग्राफ पे हम बता रहे हैं, जैसे एक ग्राफ है इधर से, मानिए कि हाँ स्वच्छता में आपका पहले परसेंट ये था, फिर ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, कुछ घटा बढ़ा, ऐसे करके बताया जाए। तो प्रेजेंटेशन होगा तो कैसे दिखाएगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन में विभिन्न प्रकार का ग्राफ और डायग्राम का उपयोग किया जाएगा। बहुत सारा टेबल बना के दिखाया जाएगा कि ऐसा ऐसा था और अब ऐसा सिनारियो है और आपको ये टारगेट दिया गया, इतना दिन के अंदर आपको, जैसे ओडीएफ ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना था, तो टारगेट था कि हमको इस डेट तक आपको सभी गांव के क्षेत्रों में शौचालय खुले में शौच मुक्त बनाना है। तो टारगेट, तो वो टेबल वाइज भी उसका डेटा तैयार किया गया होगा। तो वो सब, तो आप जब अधिकारी बन के जाएंगे तो विभाग के विभिन्न कामों के दौरान आपको डायग्राम और ग्राफ का काम आएगा, तो उसके लिए आपको डीआई पढ़ने की जरूरत है, यानी बेसिक चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद बजट, हर जगह कहीं भी आप रहेंगे, किसी भी ऑफिस है, अगर ऑफिस का हेड है तो उस ऑफिस का जो भी खर्च होगा उस साल भर का, उसका एक बजट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप वो मतलब उस ऑफिस का हेड है, हेड ऑफ द ऑफिस है, तो हेड ऑफ ऑफिस है तो क्या आपको बजट का एक बनाने का समय मिलेगा, चांस मिलेगा, तो बजट निर्माण के लिए डीआई की जरूरत है। ठीक है, जैसे ही चुनाव आते हैं तो चुनाव, जैसे अभी चुनाव चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव में लगा हुआ है। और चुनाव सिर्फ बाहर से लगता है कि एक ईवीएम में जाके बटन क्लिक करना है और चुनाव हो गया। कितना ईजी हो गया है वोट देना। देखिए वोट देना ईजी हुआ है, मतदाताओं के लिए ईजी हुआ है वोट, लेकिन उसके पहले जितना एडमिनिस्ट्रेशन बैक में काम करता है वो काफ़ी टफ होता है। पूरा 2, 2.5, 3 महीना से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक हम लोग भी, पीछे आपका कई वीडियो 10-12 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम भी पूरे तरह से चुनाव में लगे हुए थे। और एज ए वीडियो आपको चुनाव ही आपको कराना ही होगा, वीडियो को ही चुनाव कराना होता है ब्लॉक में। जैसे बहुत पंचायत इलेक्शन में आरओ रहेंगे, बहुत समय ए आरओ रहेंगे। मतदाता सूची बनाना है, उसमें भी डेटा का पूरा खेला है। उसी तरह आपका चुनाव के दौरान, अभी हम एक चीज़ आपको बताएंगे, देखिए बता ही देते हैं। देखिए जैसे ही चुनाव के समय एक ऐसा आपको फॉर्मेट मिलता है, इलेक्शन कमीशन का मानना है कि हर 2 घंटा पे, आप सुने होंगे जैसे आज इलेक्शन है पटना में, जैसे 1 जून है आज, तो पटना में इलेक्शन है, तो हर आप 2 घंटे के बाद सुनते होंगे कि हाँ वोटिंग प्रतिशत इतना हो गया, 40% वोटिंग अभी तक हुआ है, 50% वोटिंग हुआ है अभी तक, लास्ट में अगर होगा कि 55% वोटिंग हुआ आज पटना में। तो ये कैसे इलेक्शन कमीशन को पता चलता है? इलेक्शन कमीशन दिल्ली में बैठ के ये तो डेटा यहाँ से कलेक्ट करती है, तो क्या करता है, बेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे अधिकारी और कई कर्मचारी स्टाफ लोग मिलके काम करते हैं और वो वोटिंग परसेंटेज निकालते हैं और वही वोटिंग परसेंट निकालते हैं, इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है और वो वहाँ से बुलेटिन करके पब्लिश करता है कि हाँ इतना वोटिंग अभी तक हुआ। तो देखिए एक आपको फॉर्मेट बताना है, ये फॉर्मेट आपको वोटिंग बीटीआर रिपोर्ट बोलते हैं, वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट। तो देखिए जैसे बूथ नंबर, कोई मान लीजिए एक बूथ 1 है, उस पर टोटल बूथ मान लीजिए 1200 वोटर है, मेल उसमें मानिए कि 500 है और 700 मेल, 500 फीमेल, 700 मान लीजिए, फीमेल 500 मान लीजिए। उसके बाद मेल कितना वोट दिया,
उसका परसेंटेज निकालना होता है। और देखिए 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इतने टाइम के लिए आपको देना पड़ता है। तो हर 2 घंटे में देना रहता है। तो मान के चलिए कि टोटल वोटर्स हैं, उसमें मेल कितना दिया, फीमेल कितना दिया। मानिए 9 बजे तक मेल दे दिया 500 और 800 आपका मेल पूरा वोटर है, तो परसेंटेज निकालना होगा। तो बताना होगा कि वोट कितना महिला प्रतिशत का वोट हो गया, महिला कितना प्रतिशत वोट दे दी, या पुरुष कितना प्रतिशत वोट दे दिया, या टोटल ओवरऑल कितना प्रतिशत वोट हुआ। तो आपको यहाँ पे इस सब यूज होता है। अब देख रहे हैं पूरा टेबल का फॉर्मेट है, एक टेबल ही तो है। मानिए अगर यहाँ से यहाँ काट देंगे तो एक टेबल हो गया। तो आपको यहाँ भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जनगणना लिखा हुआ है, चुनाव के जस्ट नीचे जनगणना लिखा हुआ है। जनगणना के समय भी बहुत सारा डेटा, एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है, उसमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, और उस डेटा को फिर एनालिसिस कर, डेटा इकट्ठा हुआ उसको कलेक्ट कर लिए, उसके बाद एनालिसिस करेंगे और एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि हाँ इस एरिया में इतना महिला है, इतना पुरुष है, इतना शिक्षित है, इतना अशिक्षित है, इतना इस क्लास तक शिक्षित है, इतना बेरोजगार है, इतना बेरोजगार नहीं है। तो क्या वो सब डेटा निकाला जाता है। तो डीआई का वहाँ भी इंपॉर्टेंस है। यानी आप अधिकारी हैं तो किसी भी विभाग में रहें, आपको जनगणना, चुनाव ये सब आएगा तो आपको करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में रहे, आपको वो सब काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे डीआई का जरूरत होता है। अब आप एक बात बोलें कि बीपीएससी में ही क्यों, अदर में नहीं है, अदर पीसीएस में नहीं है या यूपीएससी में नहीं है। आप कहेंगे कि सर कि बीपीएससी यूपीएससी को फॉलो कर रहा है पैटर्न को, ठीक है, तो फिर यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, यूपीएससी मेंस में डीआई है ही नहीं, हटा देना चाहिए डीआई। लेकिन यूपीएससी मेंस में डीआई नहीं है, लेकिन सीसेट पेपर तो है पीटी में, तो वहां पे तो बेसिक मैथ और रीजनिंग का चीज टेस्ट कर ही ना लिया आपको, और वहां तो और एडवांस लेवल का टेस्ट होता है, वहां तक कैट मैट इस सब का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीसेट में। पीछे 1-2 साल का सीसेट अगर यूपीएससी का देखेंगे तो बहुत टफ होता गया है। तो वहाँ पे मैथ रीजनिंग पूछ के आपको वहाँ पे चेक कर लिया जाता है कि इस स्टूडेंट के पास, इस एस्पिरेंट या जो प्रतिभागी हैं उनको कितना नॉलेज है। तो वहाँ भी सीसेट है, सीसेट के माध्यम से मैथ रीजनिंग का काम कर लिया जाता है। उसी तरह यूपी पीसीएस में देखेंगे तो वहाँ भी सीसेट है। तो अदर पीसीएस या यूपीएससी में सीसेट के माध्यम से आपका वो चेकिंग हो जाता है। बीपीएससी में 10 नंबर का ही पीटी रीजनिंग, पीटी में 10 नंबर का मैथ रीजनिंग है, तो वहाँ पे उतना चेक नहीं हो पाता है, इसलिए डीआई का सेक्शन है। तो एक तो समझ लिए क्यों, क्योंकि इसका बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहाँ, आखिर ये कहाँ है, डीआई का सेक्शन कहाँ है। देखिए कुछ चीज़ें हम मानते हैं कि जो 1 बार या 2 बार इसके पहले बीपीएससी एग्जाम दिए होंगे उसके लिए लगेगा कि ये सब तो हमें मालूम है क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए मेरा टारगेट सिर्फ उन लोग नहीं है जो 2-3 साल से बीपीएससी में लगा है, मेरा टारगेट वो भी है कि जो शुरुआत किया है आफ्टर ग्रेजुएशन, अभी पहला अटेम्प्ट में ही लगे हुए हैं, या बहुत लोग हैं कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी लगे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए है कि थोड़ा बेसिक चीज़ें, सभी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअल होना चाहिए कि हाँ क्या पैटर्न है, क्या चीज़ है। तो डीआई देखिए, एक तो क्यों, तो भाई इसकी ज़रूरत है। कहाँ कहाँ है, तो जीएस पेपर 1 में है, यानी जीएस पेपर 1 में है। आपको सिलेबस हमने बहुत डिटेल से अच्छा से पढ़ाया है। तो सिलेबस, अगर जो नए स्टूडेंट होंगे अगर उस सिलेबस के बारे में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, भाई कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने घंटे का है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो एक मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे स्ट्रेटेजी सिलेबस बुक लिस्ट है, एक वीडियो होगा, वहाँ देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जीएस पेपर 1 में है, कौन सा सेक्शन में है, तो सेक्शन 3 में है। वहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 5 से 10 से 12 सब क्वेश्चन रहता है। जैसे एक क्वेश्चन में 4 या 5 रहेगा, तो 2 क्वेश्चन में मिला के 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा। कितने मार्क्स का है, तो 72 मार्क्स का होता है, 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और की स्ट्रेटेजी के हिसाब से 24% पेपर 1 का होता है अगर 72 नंबर। क्यों, क्योंकि आप 72 में 72 ला सकते हैं। जैसे ही आप 72 में 72 ला दिए तो समझिए कि पेपर 1 का आप 25% मार्क्स ला लिए, और सिलेक्शन कितना पे होता है, 55 से 60 मार्क्स पे, 55 से 60% मार्क्स पे। अब परसेंटेज में आधा परसेंटेज तो आप ला दिए, 25% ऑलरेडी ला दिए, तो पेपर 1 का आधा काम आपका ये कर देता है डीआई सेक्शन, इसलिए डीआई इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, और आज के नया पैटर्न में तो डीआई और एसए 2 आपका की एरिया है जहां आपका सिलेक्शन होना है। क्योंकि जीएस में लगभग ऑन एवरेज सभी लोग सेम क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें ज़्यादा वैरी नहीं करता है। वैरी करेगा तो डीआई, जो सही करेंगे उनको 72 आएगा, जो नहीं करेंगे सो जितना कम करेंगे वो जितना पीछे रहेंगे। ए से पर्सनालिटी टेस्ट हो गया है, पूरी तरह से आपका व्यक्तित्व का परिचय बनेगा, और उसमें किसी का बहुत मार्क्स आएगा, किसी का कम आएगा। तो 2 ऐसा सेक्शन बन के आया है जो आपका रिजल्ट मेकिंग होने वाला है, यानी किंग मेकिंग मानना चाहिए कि एसे और डीआई को। तो एसे और डीआई पे स्पेशल आप फोकस करिए अगर आपको सिलेक्शन जल्दी लेना है तो 50 से 50। तो देखिए सिलेबस कहाँ है, सिलेबस में ऑलरेडी बताएं, लेकिन देख लीजिए सिलेबस में आपको बस यही लिखा हुआ है, फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ और डायग्राम। सिलेबस में बस इतना ही लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
और कर करके रहेगा, उसमें आपको फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ और डायग्राम, यानी ग्राफ और डायग्राम से क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए सोर्स और बुकलेट। सोर्स क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, ये भी होता है कि मान के चलिए सर आपने बोला डर को हटाना है, तो डर हटेगा कैसे, तो डर हटेगा कैसे कि आप एक अच्छा सोर्स यूज कीजिए और एक अच्छा बुक यूज कीजिए, ताकि बुक से अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और आपका डर जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन बनाने लगे डर भागेगा। ठीक, तो सोर्स क्या होना चाहिए, तो सोर्स के लिए देखिए मेरा इस चैनल पे सत्याग्रह क्लासेस चैनल पे आपका डीआई कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा थ्योरी, एग्जाम्पल और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का। तो ये आपका माई चैनल, और एक मेरा बुक आता है मेरे नाम से अजीत कुमार से, एडिटोरिया पब्लिकेशन से आपका पब्लिश होता है 72 आउट ऑफ 72 करके, डाटा इंटरप्रिटेशन 72 आउट ऑफ 72। तो वो बुक और मेरा चैनल पर्याप्त है आपको डीआई में 72 लाने का, और हम आपको गारंटी देंगे कि कैसे 72 आएगा। तो ये हो गया आपका बुक लिस्ट और सोर्स क्या होना चाहिए, तो मेरा बुक और मेरा चैनल पर्याप्त है डीआई के लिए। ये चीज़ें बता दिए कहाँ करना है। अब देखिए डीआई का पूरा जो डीआई सेक्शन है उसका बेस क्या है, बेस और बेस मात्र दो चीज है। पहला क्या है कि आपको जोड़ घटाव गुना भागा, यानी चार चीज आपको आना चाहिए, चार चीज आना चाहिए आपको, जोड़ घटाव गुना भागा, और कैलकुलेटर का तीव्र उपयोग यानी फास्ट यूज करने आना चाहिए, यानी कैलकुलेटर आपको फास्ट यूज करने आना चाहिए और जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। दो चीज आप अगर आपको आता है तो आप 100% डीआई का क्वेश्चन बनाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ये मोदी का गारंटी नहीं समझिएगा, ये मेरा गारंटी है। मतलब ये आपका मेरा गारंटी है कि 100% डीआई सॉल्व करेंगे अगर दो चीज आपको आ जाता है, प्लस माइनस गुना भागा, कैलकुलेटर का तेज मतलब यानी फास्ट यूज। अब कहिएगा सर जोड़ घटाव गुना भागा किसको नहीं आता है, तो रियलिटी यही है फ्रेंड्स कि बहुत लोग को नहीं आता है, या आता है तो कंफ्यूजन में या उनका क्लियर कंसेप्ट नहीं रहता है, तो उनके कारण वो गलत करते हैं। बताते हैं हम आपको कैसे। देखिए एक स्टूडेंट का कॉपी हम चेक कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा था 6 + 5 = 1। अब बोलिएगा सर ये तो 11 होना चाहिए, मिस्टेक से लिखा गया 1। तो मिस्टेक से लिखा गया तो एग्जामिनर ये नहीं ना देखेगा कि आपने मिस्टेक से 6 + 5 = 1 लिख दिया आपने, तो यहाँ मार्क्स कटेगा ना। अब ये क्वेश्चन होगा 4-5 मार्क्स का होगा तो आधा तो कट ही जाएगा आपका। ठीक, एक स्टूडेंट का हमने ये देखा कैसे, देखिए 7 - 6 ये आता 1, तो उन्होंने लिखा था 13। करना था घटाओ, उन्होंने कर दिया जोड़। एक स्टूडेंट का ये था कि 6 + 12 मतलब जोड़ करना था वो घटाव कर दिए, 12 + 6 लिख दिए उन्होंने 6। यानी जोड़ घटाव में भी बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं। हमने कई लोगों का कॉपी चेक किया है डीआई का, तो हमने देखा है कि ऐसा मिस्टेक वो लोग करते हैं। अब देखिए मिस्टेक ऐसा नहीं है कि ये मतलब नहीं आता है, मतलब ये सिली मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक तो है ना। अब ऐसी गलती कीजिएगा तो मार्क्स तो नहीं ना मिलेगा। अब कहिएगा हम तो बना के आए थे, ऐसा सिली मिस्टेक, तो ये सब चीज़ें पे ध्यान देना है। इसलिए हमने कहा ये आपको आना चाहिए, यानी ये 100% आना चाहिए। जोड़ घटा गुना भागा में आपको कहीं गलती नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर का 2 कर दीजिए आप, दोनों ये दोनों आपको करना है। कैलकुलेटर का यूज कीजिए, जितना भी जब भी क्वेश्चन बनाइए कैलकुलेटर का यूज करके बनाइए, या 5 + 6 भी कीजिए, अगर 11 आता है तब भी कैलकुलेटर का यूज करने की कोशिश 5 + 6, ताकि वो फास्ट रिदम में बना हुआ रहे कैलकुलेटर का यूज। तो और ये जोड़ घटाव गुना भागा पे देख लीजिए, जब ये दोनों आएगा तो 100% बनाइएगा। तो उसमें क्या है, दो चीज और ध्यान रखिएगा कि क्या कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा कि हाँ हमने जितना भी इस चैनल पे वीडियो बताएंगे वो, और मेरा बुक पर्याप्त है। पिछले 2-3 66 के बाद, मेरा 66 में चयन हुआ था, उसके बाद 67 के समय हमने बुक पब्लिश किया था। तो 67, 68 और 69 3 एग्जाम हुए, और तीनों एग्जाम में जितना डीआई का क्वेश्चन आया है सभी उस बुक में है। अब कहेंगे सेम टू सेम नहीं है, टाइप है, मतलब जिस टाइप का आएगा सिमिलर टाइप का आया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि डेटा चेंज है, सिर्फ लगभग चीजें सेम है, नहीं डेटा चेंज है। तो मतलब बुक पर्याप्त है अभी तक। ठीक, तो एक तो कॉन्फिडेंस रखना है और प्रैक्टिस करना है। ये दोनों के होने के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ सोर्स पर्याप्त है, और आपको प्रैक्टिस अधिकतम क्वेश्चन का करना है। तो देखिए ये दोनों आपको करिए, ये तो हम करा देंगे, प्रैक्टिस भी हम करा देंगे। इतना क्वेश्चन आपको करा देंगे कि आप डर आपके मन से जो वहम है ना मन में, वो आपको निकल जाएगा, और निकाल ही देंगे हम, कि तभी तो मेरा वो लक्ष्य प्राप्त होगा 100% आपको डीआई सॉल्व कराना, और डीआई किसी के सिलेक्शन का कारण न बने।
न होने का कारण तो बने ही नहीं, क्योंकि हम उस खुशी को पल को जिए हैं जब आपका सिलेक्शन होता है, आप घर जाते हैं, आपके माता पिता या आसपास वाले समाज के लोग जो आपको उस नज़र से जो आप देखते हैं ना, उस नज़र के लिए सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्यों डीआई उस खुशी के पल को रोक दे? सिर्फ डीआई ऐसा नहीं होने देंगे। चलिए, आप अब एक चीज देखिए, ये वाला चीज है प्लस माइनस गुना भागा। हम बोले चार ही चीज आपको आना चाहिए। तो कुछ लोग सोचे होंगे, कुछ लोग हैं, बाबा लोग तो होंगे, हर जगह रहते हैं। हम भी यूपीएससी की तैयारी करने जब गए थे दिल्ली, तो हमारे एक टीचर थे, बहुत अच्छे सर थे। उन्होंने वो कंसेप्ट देते थे, तो वो बोलते थे बाबा लोगों से बचना है। यानी जो 4-5 साल से 6 साल से इस मार्केट में बने हुए हैं, वो यूपीएससी के लिए, हम यूपीएससी के लिए वहाँ गए थे। तो उस बाबाओं से बचना है, क्योंकि वो आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा देंगे, ये है वो है, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। जल्दी से जल्दी स्मार्ट वर्क करके आपको सिलेक्शन करके निकल जाना है। तो देखिए, इसको हम सही आपको प्रूफ करा रहे हैं कैसे। ये चार चीज़ आना चाहिए। कुछ लोग सोचे होंगे कि प्लस माइनस, अरे हम क्वेश्चन पूछता है क्या डीआई में, औसत निकाले यानी एवरेज निकालो। रेशियो पूछता है, रेशियो निकालो, अनुपात निकालो। क्या पूछता है उसका, प्रतिशत निकालो यानी परसेंटेज निकालो, या लाभ प्रतिशत निकालो, या आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर, इनकम यानी आय व्यय, ये सब क्वेश्चन पूछता है ना। प्रोडक्शन का क्वेश्चन रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्वेश्चन रहता है। और ये कह रहे हैं कि महाराज के जोड़, गुना, भागा और घटाव आना चाहिए, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एवरेज में क्या है? एवरेज यही है, सब कुछ यही है। चलिए देख समझाते हैं कैसे। देखिए, ये एवरेज है, यही एवरेज आपको पूछा जाता है। औसत बराबर क्या पूछा जाएगा? हिंदी वाले देख लीजिए, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, लिख दिए हैं पहले ही हम आपको। बस ये सब चीज़ें हैं, इसलिए एक साथ पढ़ा दे रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी अलग कर देंगे, क्योंकि वहाँ नहीं चलेगा साथ साथ। क्योंकि या तो इंग्लिश में लिख पाएंगे हम पूरा लाइन, या तो हिंदी में लिखेंगे, या दोनों लिखेंगे तो इंग्लिश वाले का समय बर्बाद होगा, हिंदी वाले का भी समय बर्बाद होगा। इसलिए वहाँ पे अलग अलग हम कर देंगे, इंग्लिश वाले को सेपरेट इंग्लिश और इंग्लिश वाले को, हिंदी वाले को सेपरेट हिंदी। तो औसत देखिए यानी एवरेज। क्या होता है? योग, यानी कोई चीज़, माने दो चीज़ 5 और 6 का योग कर रहे हैं, दो चीज़ है, तो क्या किए हैं यहाँ पे 5-6 क्या है? ये क्या है? जोड़ है, यानी जोड़ है ना। और मान के लिए जोड़ है, और 11/2 होगा तो ये क्या है? भाग है, डिवीजन है। तो यहाँ भी क्या करना है? मान के चलिए ये आप लिखे तो 5-6 यहाँ करना है क्या? जोड़ यानी एडिशन करना है। और एडिशन बटा 11/2, यहाँ पे क्या है? 11 में 2 से भाग कर रहे हैं, डिवीजन करना है। यानी औसत में आपको क्या करना है? एडिशन और दूसरा डिवीजन। तो एडिशन और डिवीजन करना है। तो यही ना बोले कि जोड़, घटाव, गुना, भागा, चार चीज आना चाहिए आपको। तो औसत में क्या है? वही है, दोनों चीज है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट, परसेंटेज। परसेंटेज में मानिए 12% लिखा हुआ है, 12/100 है। 12/100 क्या है? 12 को 100 से भागा देना है, यही है ना। तो यहाँ क्या है? यहाँ भाग है, तो परसेंटेज में भाग है। अब मानिए 40 का 80% निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन नहीं लगेगा इतना का इतना प्रतिशत बढ़ जा रहा है, तो 40 का 80% क्या है? 40 गुना 80/100। तो यहाँ क्या है? ऊपर 40 गुना 80/100, तो ऊपर ये क्या है? गुना करना होगा, और जो भी गुना करेंगे तो 8 चुका 3200 आएगा। अब बटा 100 है, उसके बाद क्या है? भाग देना है। तो ये भाग करेगा तो 32, यानी आप क्या देख रहे हैं? एक बार भाग हो रहा है, एक बार यहाँ पे गुना हो रहा है। तो परसेंटेज में भी तो गुना भागा है, यानी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। तो एवरेज में भी क्या देखें? एडिशन और डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। उसी तरह देखिए रेशियो। रेशियो अगर 5:6 रेशियो लिखा हुआ है, यानी 5:6 लिखा हुआ है, तो क्या होता है? 5/6। ये क्या है? 5 में भागा 6, यही है ना। 5/6, यानी 5 में 6 से भाग करेंगे, यानी यहाँ क्या है? यहाँ भी भाग है। उसी तरह 25:1:5, यानी 25:125। तो 25/125, अभी काटेंगे 25 से कम 25, और 25 × 125, 1/5। ये क्या देख रहे हैं? ये भाग है, और ये बटा है तो ये अनुपात है। तो अनुपात में भी क्या देखना है? कि भाग का काम ही तो करना पड़ रहा है, यानी अनुपात भी आपका भाग है। उसी तरह देखिए, उसी तरह प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी लाभ यानी प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। अब यहाँ क्या? लाभ रखेंगे और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखेंगे, ये क्या करेंगे? भाग करेंगे, और फिर 100 में गुना करेंगे। तो क्या देख रहे हैं? यहाँ भी भाग और गुना है ना। उसी तरह अगर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस आपका निकालना है, नीचे हो जाएगा आपको। ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में बहुत खतरनाक ढंग से पढ़ाए हैं आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार का आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूला खुद ये सब डिराइव कराने का हम टेक्निक बताए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक बताए हुए हैं। वहाँ पे आप देख लीजिए, अगर प्रॉफिट लॉस नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं? ये जोड़ है,
उसके बाद ये भागा होगा, उसके बाद ये गुना होगा, तो जोड़ गुना भागा। उसी तरह इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर एक क्वेश्चन आता है आय व्यय का, आय बराबर क्या हो 100 प्लस बी बाई 100 गुना व्यय। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, यहाँ एक बार ऐड करेंगे, इसके बाद टोटल में भाग देंगे और टोटल में गुना करेंगे। यहाँ भी जोड़ गुना भाग। यानी क्या देख रहे हैं आप, जितना भी अभी आपको टर्मोलॉजी पर जो क्वेश्चन पूछता है, औसत यानी एवरेज, परसेंटेज यानी प्रतिशत, रेशियो यानी अनुपात, प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट लाभ, तो आपका वो उसमें भी, या इनकम एक्सपेंडिचर, सब में जोड़ घटाव गुना भागा। यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार चीजें हैं जिसका बेस है, और जिसको चार चीज आता है उसको ये सब भी आएगा और वो डीआई सॉल्व करेगा। इसलिए हमने बोला था कि ये चार चीजें आना चाहिए और कैलकुलेटर का फास्ट यूज करने आना चाहिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको डीआई सॉल्व करा लेंगे। उसके लिए आप फिक्र रहिए, बस हम जो जो कहेंगे वो आपको थोड़ा सा करना है। हाँ, एक होगा कॉन्फिडेंस और हम पे फेथ, वो चीज़ आपको रखना होगा। बुक को फॉलो कीजिए ढंग से, बुक तो आपके मार्केट में अवेलेबल ही है सब जगह। और उसके बाद ये वीडियो जो भी अब कंटिन्यू हम डाला करेंगे वीडियो, आप उससे देखिए, चारा चीज़ क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, तो एक तो अब लगा होगा आपको, एक तो डर भागा होगा कि हाँ यार जोड़ घटा गुना भागा ही तो है सब कुछ, सारा फॉर्मूला में तो वही सब करना है, कुछ है ही नहीं, तो थोड़ा सा डर कम हुआ होगा। ठीक है, डर और भगाते हैं, इसलिए तो इस जो लेक्चर है उसका नाम ही रखें डर के आगे डी आई, यानी डर जो है आपके अंदर ना वो हम निकाल देंगे आज। चलिए देखिए, डर भगाने का और क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी जो भी क्वेश्चन देगा ना, क्वेश्चन है उसको बढ़िया से आराम से शांत मिजाज से पढ़िए। आप कहिएगा सर एग्जाम हॉल में 3 घंटा में तो रहता है, सारा चीज़ करना था, एग्जाम हॉल में अगर शांत से करने लगे तब तो हुआ। देखिए वहाँ शांत नहीं करना है, वहाँ तो तेज़ी से ही करना है, 3 घंटा में आपको सब करना है। घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आराम से टाइम दे के स्लो स्लो स्टडी करना है, स्लो स्टडी करना है। ठीक है, जब यहाँ स्लो करके आप चीज़ों को समझ लेंगे और चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगा ना, तो वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे फास्ट हो जाएगा आपसे। लेकिन शुरू में ही आदमी फास्ट फास्ट करने के चक्कर में, बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रहता है, जिसके कारण बेसिक कमज़ोर हो जाता है। तो कहावत नहीं है, जड़ ही अगर कमज़ोर है तब फुनगी, यानी फुनगी समझते हैं हम लोग गांव में बोला जाता है, यानी पत्ता वाला जो ऊपर वाला टॉप भाग रहता है पेड़ का, तो जड़ ही जब कमज़ोर हो गया तब फुनगी, यानी पत्तों पर पानी देने से कभी जो मजबूत हो जाएगा पेड़, यानी जड़ मजबूत होना चाहिए। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एनालाइज द डेटा केयरफुली, यानी जो डेटा दिया है उसको समझिए बढ़िया से। पे क्लोज अटेंशन, यूनिट, यूनिट पे ध्यान देना है आपको कि हाँ भाई 1000 में दिया है तो 1000, 10 लाख में दिया है तो 10, सेक्स रेशियो कैसा दिया हुआ है यानी लिंग अनुपात, ये सब आपको देखना है। यूज कैलकुलेटर फास्टली, ये आपको हम पहले भी बताए हैं, ये तो आपको करना ही होगा, तभी हम आपको 100 में 100 मार्क्स दिला पाएंगे, 72 में 72। कैलकुलेट फास्टली, सॉल्व PYQ, हाँ PYQ आपको सॉल्व करना होगा। एनालाइज क्वेश्चन पैटर्न, एनालाइज नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा पीछे, एनालाइज क्वेश्चन पैटर्न। तो देखिए ये तो आपको करना होगा, आपको एनालाइज द डेटा केयरफुली, आपको पे द क्लोज अटेंशन, ये आपको, क्योंकि देखिए ये तो हम बहुत सारा कराएंगे तो आपको ये सब चीज़ पर ध्यान देंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में तो आपको यही ये सब आपको ही को करना होगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना होगा, डाटा केयरफुली ध्यान से देखना होगा, यूनिट पे ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद ये कैलकुलेटर वाला भी, ये भी आपको करना होगा। कैलकुलेटर का हम तो अब जाके नहीं ना बताएंगे कि यूज कीजिए कैलकुलेटर तेजी से कैसे। ठीक है, अब रहा बात सॉल्व PYQ, ये हम करा देंगे, इसके लिए आपने फिक्र रही है, ये हमारा काम है, सारा PYQ हम करा देंगे। और एनालाइज क्वेश्चन पैटर्न ये अभी हम कराने वाले हैं, उसी से डर भागेगा आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि ग्राफ और डायग्राम, तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि ग्राफ और डायग्राम दो चीज़ें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए ग्राफ और डायग्राम जो हमको पढ़ना है बीपीएससी में पूछा जा रहा है, टेबुलर चार्ट जिसको सारणीबद्ध चार्ट कहते हैं, टेबल कहते हैं, पाई चार्ट जिसे पाई चार्टिंग करते हैं आप, टेबल यानी वही एक फॉर्मेट में रहेगा आपको दिया हुआ, पाई चार्ट यानी आपका ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ में आपका ऐसा ऐसा मतलब इतना खराब नहीं रहता है वो, ऐसा रहेगा। ऐसा कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका बार ग्राफ, बार ग्राफ ऐसे ऐसे बार ग्राफ रहेगा। उसके बाद आपका रडार चार्ट और मिक्स ग्राफ, मिक्स मतलब सब में से मिला हुआ, यानी टेबल भी रहे और पाई चार्ट भी रह जाए, मानिए लाइन ग्राफ दिया दिया एक टेबल भी दे दे तो मिक्स। और एक रडार चार्ट होता है, देखिए ये बीपीएससी में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन रडार चार्ट देखिए ये ग्राफ और डायग्राम का ही पार्ट आता है, तो इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, वैसा बहुत इसमें कुछ नहीं है, इसी सब जैसा है, बस इसका प्रेजेंटेशन एक अलग होता है। ठीक है, वो 1-2 क्वेश्चन करके हम कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे कि बाय द वे किसी तरह बीपीएससी कुछ
अपना वो क्या बोलते हैं अपना जौहर दिखाया तो उस समय रडार से कहीं पूछे तो भी हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए टेबल, अब देखिए अब क्या करना है, एनालाइज द क्वेश्चन पैटर्न, जो लास्ट वाला था ये वाला आपका एनालाइज द क्वेश्चन पैटर्न वो करने जा रहे हैं। मतलब एनालिसिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है और आगे का हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और किस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी 70वीं में आएगा, ताकि अगर हमें जाना पहचाना रहेगा तो ज़्यादा एक्ट करेंगे ना, तुरंत रिएक्शन होगा। देखिए 67 टेबल से जहां तक क्वेश्चन का बात है ना, टेबल से यानी सारणीबद्ध यानी टेबल, 67वीं से पहले कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था। इससे स्पेसिफिक एक क्वेश्चन, प्योर एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछा। या तो कभी पाई चार्ट के साथ टेबल दे देता था या लाइन ग्राफ के साथ टेबल देता था, वैसे मतलब प्योर क्वेश्चन टेबल यानी सारणी से कभी भी नहीं पूछा 67वीं से पहले। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इन 66 बीपीएससी में इस टॉपिक से यानी इस टेबल वाले टॉपिक से पूछा है, 67वीं से शुरू हुआ। तब 67वीं से शुरू हुआ है तो 67वीं में पूछा होगा, 68वीं में पूछा होगा, 69वीं में पूछा होगा, हाँ तीनों में पूछा। जब से शुरू किया है तब से हर में पूछ रहा है और आगे भी चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए टाइप क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल वो। तो देखिए दो टाइप, स्टूडेंट एंड मार्क्स। 67वीं में और 68वीं में सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट और मार्क्स दिया कि भाई इतना स्टूडेंट है उतना इतना मार्क्स में इतना इतना ला रहा है, तो उसी पे बेस्ट पे क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट एंड मार्क्स में पूछा क्वेश्चन 67वीं में और 68वीं में, यानी 67वीं में जिस टाइप का क्वेश्चन था 68वीं में उसी टाइप का क्वेश्चन था। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बेसिस पे पूछा 69 में, यानी जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें कॉस्ट, एक बोलता है कि साबुन है उसको बेचना है तो इतना इतना बिका तो कितना कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना साबुन बेचा, और वहीं एवरेज रेशियो और परसेंटेज और यही सब क्वेश्चन था। यानी इसमें क्या देखा, एक स्टूडेंट मार्क्स से क्वेश्चन पूछा और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो अभी तक कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा है। हाँ देखिए जिस साल ये स्टूडेंट और मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ना पहला 67वीं में, तो उस समय कुछ लोगों ने गलती कर दिया। वहाँ टोटल मार्क्स जनरली मानता है आदमी 100 में इतना मार्क्स, लेकिन वहाँ किसी में 75 मार्क्स का था कोई सब्जेक्ट, कोई 90-80 मार्क्स का था, तो वहाँ पे थोड़ा लोग फंसे थे, बाकी इजी सेक्शन था। तो टेबल में आपने क्या देख लिया, स्टूडेंट मार्क्स पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, ऐसा नहीं कि यही पूछेगा अदर पूछेगा, लेकिन 67वीं से पहले इसमें कोई प्योर क्वेश्चन नहीं पूछा था। और देखिए पाई चार्ट, पाई चार्ट में क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स ऑफ, देखिए पाई चार्ट में किस टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछ रहा है, तो एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड ऑफ फैमिली, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, मतलब एक फैमिली में इतना खर्च हो रहा है तो मानिए कपड़ा पे इतना खर्च कर रहा है, शिक्षा पे इतना खर्च कर रहा है, उस पर इतना खर्च कर रहा है, और वो दिया हुआ है पाई चार्ट में और आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसी पे एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड और फैमिली 69वीं में पूछा। 69वीं में दो क्वेश्चन पूछा, दोनों इसी से पूछा, दो पाई का क्वेश्चन था पाई चार्ट का और दोनों इसी बेसिस पे पूछा। 68वीं में पूछा, 63वीं में पूछा, यानी इस क्वेश्चन जो एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स है वो रिपीट होते हैं, देख रहे हैं 4-5 में इधर पूछा है, जबकि ये बहुत डाटा पुराना नहीं, 55वीं से 53वीं से 55वीं के इधर का है। सेल्स बाय लोकेशन एंड बाय प्रोडक्ट, बोलेगा कि सीमेंट का ये है और यहाँ पे कई 500 लोकेशन पे इतना इतना बेच रहा है और फिर ऐसा ऐसा बेच रहा है, वो एक पैटर्न है। तो उसमें पूछा 67वीं में, 60 से 62वीं में, 53 से 55वीं में। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा आपका डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड अंडर वेरियस फूड, बोलेगा कि मतलब एक लैंड का एरिया है और इतना में चावल हो रहा है, इतना में मक्का हो रहा है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है बनेगा, उस 66वीं में आपका क्वेश्चन पूछा। यानी पाई चार्ट में देख रहे हैं 3 टाइप का क्वेश्चन ही पूछा है अभी तक, एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस सेट्स मतलब विभिन्न मदों में खर्च पे क्वेश्चन, सेल्स बाई लोकेशन है बाई प्रोडक्ट यानी बिक्री, स्थानवार बिक्री, और आपका प्रोडक्ट वाइज यानी उत्पाद वाइज बिक्री, उत्पादवार बिक्री, ठीक है इसका हिंदी वही होगा, उत्पादवार बिक्री और लोकेशन स्थानवार बिक्री, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अंडर वेरियस फूड मतलब वहीं कृषि वाला आपको पूछा। तो 3 टाइप का क्वेश्चन अभी तक इसमें पाई चार्ट से पूछा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है क्वेश्चन बीपीएससी का, 2-3 चीज है उसी के अंदर वहीं पूछते रहता है। तो पाई चार्ट का ये हो गया। सब डर भगा लेना है आज कि बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है डीआई में। बार ग्राफ में देखिए क्या है, तो बार ग्राफ में क्या क्वेश्चन अभी तक पूछा कि प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इससे क्वेश्चन पूछा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 2 देश में इतना इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, एक्सपोर्ट निर्यात और इंपोर्ट आयात। देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा, एक 65वीं में, 64वीं में, 60 से 62वीं में, 56 से 59वीं में, 53 से 55वीं में, मतलब ये वाला सेक्शन से आपका क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुआ। सेल्स यानी वही बिक्री 68वीं में और 53 से 55वीं में सेल्स यानी बिक्री से पूछा। टैक्स, अब देखिए इसके बाद एक एक सेक्शन से पूछा, टैक्स एंड कलेक्शन से पूछा 69 में, जो अभी हाल ही में पिछला एग्जाम हुआ है वहाँ पे टैक्स और कलेक्शन से पूछा था, ठीक है। एक बार पूछा पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम पूछा, एक बार इस टाइप का 67वीं में क्वेश्चन पूछा, और एक सेक्स रेशियो
यानी पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो से 63 में पूछा। और ड्रिंक और फ्लेवर बोलेगा कि 4 प्रकार का फ्लेवर वाला ड्रिंक का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें आपका क्या औसत होगा, क्या रेशियो होगा, ये सब पूछता है। तो फिर वो पूछा आपका 66 में और ऑडिटर में। तो बार ग्राफ में भी देख क्या रहे हैं, 4-5 टॉपिक है, उसी के अंदर में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या है, तो ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन, तो इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम आय, आय व्यय। आय व्यय से देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा, 68वीं, 66वीं, 60 से 62वीं, 56 से 59वीं, 53 से 55वीं। यानी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है लाइन ग्राफ में क्वेश्चन पूछने का। उसके बाद प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी 65वीं में, 56 से 59वीं में। इसी में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में एक बार जो कॉटन वाला क्वेश्चन पूछा था, जिसमें बेल दिया हुआ था, एक बेल्स बराबर 170 kg। अब जिसका नहीं पता था वो 1-2 क्वेश्चन नहीं बनता। तो प्रोडक्शन, अब लेकिन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो 65वीं में पूछा था कॉटन वाला, कपास वाला, उसके पहले सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 56 से 59वीं में पूछा था। अब जो 56 से 59वीं वाले ढंग से बना के गए होंगे उनको 65वीं में कोई दिक्कत थोड़ी हुआ होगा। अब जो पीवाई क्यू ढंग से बना के गए ही नहीं, और वो 65वीं में गए तो कहेंगे अरे नया क्वेश्चन पूछ दिया, कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। तो पीवाई क्यू काफी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना, इस सेक्शन में भी रिपीट हो रहा है। 53 से 55वीं पूछा, 56 से 59वीं पूछा, 60 से 62वीं पूछा, 66 पूछा, 68 पूछा, आगे भी पूछ सकता है। तो ई वाले सेक्शन एक्सपेंडिचर और इनकम और एक्सपेंडिचर बढ़िया कर लेंगे तो नहीं क्वेश्चन आने वाला बनेगा फिर, तो डर है जो निकलेगा ना जी। ठीक, प्रोडक्शन सेल एक्सपोर्ट, यहाँ भी बार ग्राफ में ही पूछता है, उत्पादन बिक्री, सेल्स बिक्री और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। 67वीं में पूछा, 64 में पूछा ऑडिटर, और एओ 2022 में पूछा। पॉपुलेशन एंड साइकिल यूज, एक पूछता है कितना पॉपुलेशन है, इतना साइकिल यूज करता है, किसी साल कार यूज में पूछता है, 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है 63वीं में और 53 से 55वीं में। अब जो 53 से 55वीं बना के गए होंगे 63वीं में नहीं बनाए होंगे, जरूर बनाएंगे ना। ठीक, एक्सपेंडिचर से एक बार क्वेश्चन पूछा 60 से 65, एक बार पॉपुलेशन से पूछा है 64 में। तो पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो एक टॉपिक है जो पूछता है आपको इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, तो अभी तक क्या आपने एनालिसिस किया कि बहुत जो भी सेक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है। एग्जाम हॉल में जाएंगे तो नया क्वेश्चन हमको मिल जाएगा, अब नया क्वेश्चन मिल जाएगा भाई दिमाग लगाना, ऐसा नहीं है। आपको पीवाई क्यू जब देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाएंगे तो देखेंगे बहुत सारा रिपीटेशन हो रहा है। हर देख रहे हैं एक एक जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, आपका पाई चार्ट, टेबल, एक 4-5 टॉपिक है, उसी में हर साल पूछ रहा है, किसी साल इसमें से पूछ रहा है, कभी इसी में पूछे। तो 4-4, 5-5 टॉपिक है, सब कर लेंगे क्लियर तो क्या नहीं बनेगा। तो देखिए सारा टॉपिक को हम समराइज करके आपको एक जगह कर दिखा रहे हैं। देखिए जो जो टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछा है, एक तो आपका स्टूडेंट मार्क्स, जो जब से टेबल शुरुआत किया 67वीं से, तो स्टूडेंट और मार्क्स के बेसिस पे क्वेश्चन बन आया। उसके प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, देखिए ये सब का सेलिंग प्राइस, एवरेज रेशियो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इस सब का वीडियो जो पीटी के लिए हमने बताया रखा है वो जरूर देखिए आप, वहाँ से बहुत सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ यूज होगा। ऐसे हम यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बताने वाले हैं, लेकिन उतना डिटेल नहीं बताएंगे जहाँ हमने पीटी में बताया, इसलिए हमने पीटी का वो सब सेक्शन पहले करा दिया जिसका उपयोग डीआई में है, ताकि हम डीआई का बेस कर ले तो फिर एक करेंगे तो आपको यूज ही होगा। इनकम एक्सपेंडिचर, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोडक्शन से पूछ रहा है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशियो से क्वेश्चन पूछा। एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड, पाई चार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछता है। सेल्स बाय लोकेशन, स्टूडेंट ज्वाइंट एंड लेफ्ट, टैक्स एंड कलेक्शन, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, और एक क्वेश्चन पूछा है शेयर प्राइस से। यानी ये आपको 13 टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार, देखिए अभी इसमें स्टूडेंट मार्क्स में कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, बेसिक नॉलेज की जरूरत। प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, इस सब में आपको फॉर्मूला की जरूरत है, तो फॉर्मूला उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक, उसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी होना चाहिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, यानी उत्पादन क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है, क्षेत्रफल दिया रहे तो कैसे हम उत्पादन निकालेंगे, उत्पादकता निकालेंगे, तो वो वाला सिस्टम प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं है, इतना उत्पादन है तो इतना भेजेंगे, वो सब होगा। पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन के बारे में देख लेना है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन किसको बोलते हैं भाई, सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, कितने पे होता है, वो सब देख लेना है। एक्सपेंडिचर वेरियस सेट, ये तो इजी है। सेल्स बाई लोकेशन, स्टूडेंट ज्वाइंट एंड लेफ्ट, किसी कॉलेज या स्कूल में इतना स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है फिर इतना लेफ्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन। टैक्स एंड कलेक्शन, थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन के बारे में जानना चाहिए। पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम होता क्या भाई, नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ जानना चाहिए। और शेयर प्राइस, आजकल शेयर मार्केट और शेयर प्राइस, शेयर चीज़ें काफ़ी यूज हो रहा है, क्योंकि यंग
यूथ यूथ जो हो रहे हैं उनको उनके पास शेयर मार्केट का नॉलेज ठीक ठाक रह रहा है, या उनके बीच शेयर मार्केट जो होता है ना वो पॉपुलर होता जा रहा है। तो हो सके कि आपको शेयर शेयर से क्वेश्चन एक जो एक पूछा हुआ है, ये शायद सीडीपीओ में या कहीं शेयर से पूछा हुआ है, बीपीएससी में ही, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला उसमें ही पूछा हुआ है, शेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में, अब शेयर होता है क्या है भाई, तो इस टाइप का अगर शेयर में क्या पूछेगा, वो परसेंटेज राइज, रेशियो पूछ लेगा, आपका एवरेज पूछेगा ही सर, लेकिन शेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अब जैसे जिनको पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम नहीं पता रहता, तो जो क्वेश्चन उस साल पूछा था वो बना पाते नहीं, पता, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन था वो, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब जो ये पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के कारण छोड़े होंगे वो छोड़ दिए होंगे। ठीक है, तो आपको ये 13 क्वेश्चन के 13 टॉपिक है जिसके तहत सारा आपका डीआई का क्वेश्चन आ जाता है। और एक एक सेक्शन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, पाई चार्ट में 4 गो टॉपिक है, टेबल में 2 टॉपिक है, लाइन ग्राफ में भी वैसा ही है, बार ग्राफ में भी 3-4 टॉपिक है, ऐसे है। तो कुछ डर भागा, चलिए कुछ डर भागा। तो एक बताए थे कि आपको पे अटेंशन ऑन द यूनिट, यानी अटेंशन पे आप यूनिट पे आपको ध्यान देना है कि यूनिट नहीं गलत होना चाहिए। इसलिए मैं कुछ यूनिट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ ताकि ये कहीं कहीं यूज होगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए, ये देखिए यूनिट में क्या ध्यान देना है आपको कि 1000 कभी कभी होता है, आपको जो लाइन ग्राफ दिया रहेगा तो इधर लिखता है कि 3 जीरो दिया हुआ रहेगा, इन इतना, यानी जो इधर का जो मतलब क्या है डेटा है वो 1000 में डेटा है, 3 जीरो का मतलब 1000, मैं 4 जीरो दे देता था 10,000 में होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान देना है, तो इसलिए थोड़ा सा जो जो डेटा है वो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि 1000 बराबर क्या होता है, 1000 बराबर 1 पे 3 जीरो होता है, 1 लाख बराबर 1 पे 5 जीरो, 1 मिलियन, ये ध्यान रखिएगा कभी कभी मिलियन में पूछ देता है, तो ये 10 लाख के बराबर होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर, 1 करोड़ तो 10 पे 7, 1 पे 7 जीरो, और 1 बिलियन में 100 करोड़। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी कभी बिलियन में दे दे या कभी आंसर लाख में पूछ दे कितना लाख हुआ, तो ध्यान आपको चेंज करना होगा, 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। अब कुछ इधर देखिए, प्रोडक्शन, उत्पादन और उत्पादकता से क्वेश्चन पूछता है, यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक चीजें देखिए, 1 क्विंटल बराबर क्या होता है 100 केजी, 1 टन बराबर 10 क्विंटल, नहीं तो 1000 केजी, 10 क्विंटल और 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 10 गुना 100 यानी 1000, अच्छा 1 जीरो कम है यहाँ पे, 1000 केजी। ठीक है, देखिए 1000 बढ़िया से लिख दीजिए, 1000 केजी, तो 1 क्विंटल बराबर 100 केजी और 1 टन बराबर 10 क्विंटल, और 1 टन में केजी में पूछेगा तो 1000 केजी, 1 मैट्रिक टन में भी 1000 केजी, यानी 1 टन बोले या मैट्रिक टन बोले दोनों एक ही चीज़ है, 1 टन बोलिए या 1 मैट्रिक टन बोलिए। कभी कभी उत्पादन उत्पादकता वाला में ऐसा लिख देगा कि इतना मैट्रिक टन ये हो रहा है, इतना मैट्रिक टन धान हो रहा है या गेहूँ हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा यूनिट अगर बदलना पड़े तो ध्यान रहना चाहिए, 1 मैट्रिक टन बराबर 1000 केजी। देखिए 1 केजी बराबर 2.204 पौंड, पौंड या पाउंड। ठीक है, तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए 1 केजी बराबर इतना पाउंड होता है, क्योंकि आजकल केक प्रचलित हो गया है, बर्थडे वर्डे सेलिब्रेशन ज़्यादा किया जाता है, तो ज़्यादा सेलिब्रेशन तो हो सके कि किसी साल केक पे क्वेश्चन पूछ दे, अब बोले कि पाउंड में वो क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको ध्यान रखिए 1 केजी बराबर इतना पाउंड। ठीक है, और 1 गैलन, तो 1 गैलन में 4.55 लीटर। अब कहिएगा सर ये सब कैसे पूछेगा, हो सकता है किसी साल पूछ दे कि भाई वाटर क्राइसिस है किसी एरिया में, तो इतना इतना पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो 4 गैलन लिख दे। अब 4 गैलन लिख दे तो आप सोचिएगा गैलन ला के मेजरमेंट करिएगा नहीं ना, पता होना चाहिए 4 पॉइंट। देखिए अगर पूरा 4.55 भी नहीं पता है तो 4.5 पे याद रखिए, 4.5 लीटर होता है 1 गैलन बराबर लगभग, इससे भी काम चल जाएगा। ऐसे भी आपको ये सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब जब वाटर टैंक, अब बड़ा बड़ा वाटर टैंक जो शहर टाउन में बने हुए रहते हैं उसमें देखिएगा तो लिखा रहेगा 2000 गैलन। तो आपसे कोई पूछ दे भाई आप बताइए जी, आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले गैलन में कितना होता है, 4.5 लीटर लगभग बोलिएगा ना। ठीक, 1 गांठ यानी वही बेल्स, जो प्रोडक्शन कॉटन वाला क्वेश्चन पूछा था, इसमें इसका यूज करना था 170 केजी। जिनको 170 केजी नहीं मालूम होगा वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था, पता हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यूनिट पे ध्यान देना है। कुछ और यूनिट है देख लीजिए, वही उत्पादकता, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और बटा एरिया, समझ लिए ना, यानी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बराबर प्रोडक्शन बाई एरिया।
प्रोडक्शन बाई एरिया, और हिंदी में उत्पादकता बराबर उत्पादन बटा क्षेत्र। यानी उत्पादकता मतलब होता है कि देखिए एक तो होता है उत्पादन, यानी इस खेत से 50 केजी धान हुआ, ठीक, 50 केजी धान हुआ, तो इस क्षेत्र से मानिए 50 केजी धान हुआ यहाँ पे केजी, और क्षेत्र क्या था, मान लीजिए कि दो कुछ यूनिट में क्षेत्र था, तो दो क्षेत्र था 50 केजी, तो ये जब 50 बटा 2 करेंगे तो 25, यानी 25 केजी प्रति जो भी यूनिट हो खेत का, तो ये उसका उत्पादकता हो गया। तो आपको उत्पादकता बराबर उत्पादन बाई क्षेत्र, उत्पादन बराबर तो वही उत्पादन और उत्पादकता गुना क्षेत्र, यही दोनों का यूज करके कॉटन वाला क्वेश्चन जिस साल आया था बनाना था। अब जो इनको थोड़ा सा जिनका यूज नहीं होगा वो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो गलत कर लिए होंगे, ठीक। उसका देखिए कुछ 1 एकड़ बराबर 0.4 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर बराबर 2.46 एकड़, 1 फीट बराबर 12 इंच तो सबको मालूम रहता है, और 1 गज बराबर 3 फीट, ये याद रखिएगा क्योंकि कभी हो सके गज में ही कुछ क्वेश्चन पूछ दें, तो ये सब 2-4 यूनिट आपको याद रखना चाहिए। देखिए कुछ और देख लीजिए, जनसंख्या पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो पे भी क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए पुरुष का मतलब क्या होता है, मानिए किसी एरिया में बोले कि इतना लड़का है या बालक है और इतना वयस्क पुरुष है, तो दोनों का जोड़ेंगे तब वो टोटल पुरुष निकलेगा। बच्चा भी है तो एक पुरुष ही बनेगा ना, तो अगर पुरुष बोले कि उस एरिया में पुरुष कितना है, तो बच्चा पुरुष बटा बड़ा पुरुष यानी वयस्क पुरुष। उसी तरह महिला पूछे तो बच्चा महिला और वयस्क महिला। और जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या में टोटल पुरुष टोटल महिला, यानी बालक वयस्क पुरुष जोड़ के सब, यानी पुरुष महिला जोड़ के जनसंख्या में, ठीक है। और वहीं सेक्स रेशियो के जानते ही हैं, सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात, लिंग गलत लिख दिए क्या, देख लीजिएगा, लिंग अनुपात ये आपको मालूम होना चाहिए, 1000 पे निकलता है, 1000 पे कितना महिला, मतलब 1000 पुरुष पे कितना महिला है, तो उतना 1000 पे सेक्स रेशियो निकलता है, ठीक। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ और देखिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम टोटल नेशनल इनकम बटा पॉपुलेशन, मानिए एक हमारे देश का टोटल इनकम इतना है, टोटल नेशनल इनकम इतना है, अब पॉपुलेशन जितना है उससे भाग दे देंगे, तो वही ना पर कैपिटा इनकम होगा, एक लोग का इनकम हो जाएगा, टोटल देश का इनकम उससे भाग कर दिए टोटल पॉपुलेशन से, तो एक का निकल जाएगा, तो वहीं पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, देखिए हिंदी में लिखिएगा तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर टोटल नेशनल इनकम मतलब कुल राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या, यहाँ टोटल पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं जनसंख्या, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए आजकल अभी इलेक्शन का दौर है, और 2-4 महीना के बाद अगर जनवरी में आपका मेंस हो सके कि अभी चुनाव का मतलब वो रहेगा, एरा रहेगा 5-6 महीना पीछे का, तो हो सके कि जो डीआई का क्वेश्चन है वो भी वोटिंग वाले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, तो उससे रिलेटेड जो बात है वो समझ लीजिए। प्रतिशत ऑफ वोट कास्ट, मतलब वोट कास्ट क्या होगा कि कितना प्रतिशत वोट कास्ट अगर निकालने का होगा, तो टोटल वोट कास्ट बटा टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स गुना 100, गुना 100 दिख रहा है ना यहाँ पे, गुना 100 है, देखिए गुना 100, मतलब उस एरिया में जितना रजिस्टर्ड वोटर है, ठीक है, और कितना वोट दिया, तो जितना वोट दिया बटा टोटल रजिस्टर्ड वोट, तो उतना वोट कास्ट निकालेंगे। मतलब होता है ना 40% बोला जाता है कि वोट पड़ा, मानिए बोला जाता है कि इस असेंबली या इस लोकसभा में 40% वोट पड़ा, 40% वोट का क्या मतलब कि अगर 100 लोग उस एरिया में रजिस्टर्ड हैं, मतदाता सूची में उनका नाम है, तो 100 में से 40 लोग ही गया जो वोट दिया, तो ये वोट कास्ट हो गया, वोटर टर्न आउट हो गया। तो ये बोल रहा है वोट कास्ट या प्रतिशत वोट कास्ट क्या होगा, टोटल वोट कास्ट यानी जितना लोग दिया और टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। एक होता है प्रतिशत ऑफ वैलिड वोटर्स, अब मान के लिए कुछ लोग गया और मान के अब तो ईवीएम हो गया तो गलत होने का चांसेस नहीं है, लेकिन जब आपका मतपत्र पे होता था, बैलेट पेपर पे होता, तो हो सकता था कि स्याही किसी का गिर गया या गलत एरिया में उन्होंने अपना मोहर डाला, तो कुछ वोट क्या होता था, रद्द हो जाता था। तो रद्द हो जाता था, उस केस में क्या निकलता था, वैलिड वोटर। तो टोटल वैलिड वोट्स, मानिए 100 लोग उस एरिया में हैं, 50 लोग वोट देने गया, उसमें 40 को वोट सही हुआ, 10 को रद्द हो गया, तो वहीं बोला है टोटल वैलिड वोट्स बटा टोटल वोट्स कास्ट, यानी जितना वोट गिरा गुना 100। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सके कि चुनावी दौर है, हो सके अगला जो एग्जाम होगा जनवरी में आपका मेंस का, तो हो सके कि इसी सबसे क्वेश्चन एक पूछ दे, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए इतना कर लिए,
तो आप तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि क्या है, डीआई कुछ ज़्यादा नहीं है, मन का वहाँ में उसको बाहर करना है, और जैसे ही आप बाहर करेंगे आप 100% सॉल्व करेंगे। तो इसमें वही सब चीज़ था, बेसिक चीज़ें हमने बता दिया, डर निकालने की कोशिश किया, आपको बस जोड़ घटाव गुना भागा रखना है और कैलकुलेटर का यूज करना है, बाकी सब हम देख लेंगे। अब देखिए न्यू पैटर्न में जो बन के आया है, तो उसमें देखिए क्या है, 68वीं जो बीपीएससी है यहीं से नया पैटर्न बना है। तो 68वीं बीपीएससी 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन का जो पोजीशन है वहाँ पे आपका डीआई आएगा, जबकि 3-3 क्वेश्चन 2 सेक्शन में आ जाता है, और 7 नंबर और 8 नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन में जो 68वीं था उसमें एक टेबल से क्वेश्चन पूछा और एक लाइन ग्राफ से, एक लाइन ग्राफ से पूछा और एक टेबल से पूछा। 8वां क्वेश्चन में एक बार ग्राफ था और एक पाई चार्ट था, यानी इसमें चारों पूछ दिया, टेबल लाइन बार, यानी इसमें चारों पार्ट पूछ दिया, जो 4 ग्राफ आपका पढ़ना है। दिख जा रहा है, 4 पार्ट है, ये टी है यहाँ पे, ठीक। 69 में देखिए, यानी 69 में देखिए वही 7 नंबर और 8 नंबर, मतलब फिक्स पोजीशन है, 7वां और 8वां क्वेश्चन ही डीआई का होगा। तो 7वां क्वेश्चन टेबल का पूछा और एक पाई का पूछा, और यहाँ पे भी 8 में भी पाई पूछा और बार पूछा, यानी इसमें एक लाइन ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछा, लाइन ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्या देख रहे हैं कि लाइन ग्राफ से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है इस बार, क्योंकि पाई से ही 2 पूछ दिया। तो हो जाएगा कि ऐसा ऐसा कभी कभी करेगा कि देखिए अब 4 क्वेश्चन उसको पूछना है, अब 4 को टॉपिके हैं, अब नहीं चारों से एक एक को पूछेगा तो हर साल एक फिक्स पैटर्न टाइप का हो गया। तो कुछ तो एग्जाम है तो कुछ तो तिगड़म करेगा ना, ताकि एग्जाम हॉल में जैसे परीक्षार्थी यानी स्टूडेंट बैठे तो जैसे देखे जा लाइन से पूछा नहीं तो थोड़ा सा अचंभित हो जाए। देखते हैं यूपीएससी का कितना भी इतना भी इंस्टीट्यूट है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे अच्छे स्कॉलर टीचर बैठे हुए हैं, तभी एक भी क्वेश्चन पैटर्न नहीं कर पाते, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, यूपीएससी का टाइप भी नहीं मैच करा पाते हैं, वहाँ टोटली डिफरेंट आता है, पैटर्न भी टोटली डिफरेंट आएगा, कुछ ना कुछ नया करते रहेगा। कि जैसे पिछले साल में ऑप्शन का खेला किया, यूपीएससी में ऑप्शन का खेला हुआ, उसमें जैसे बीपीएससी में भी कभी कभी हो जाता था, जैसे ई ऑप्शन आ गया था, तो उसी तरह नया कुछ करेगा तो क्या करेगा, एक साल पाई से 2 को पूछ दिया, एक साल लाइन से पूछ देगा, एक को गायब कर देगा। अब जो मन बना के गए होंगे इस वाले 69वीं में कि नहीं हमको लाइन ग्राफ से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, पाई चार्ट से करना है, तो पता चलेगा उनको लाइन था ही नहीं, या तो इसी में करना होगा। हो सकता है कि 69वीं में करे, इसमें पाई पूछ दिया था पाई छोड़ दे, लेकिन पाई नहीं छोड़ेगा जनरली, क्योंकि पाई अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, तो पाई पूछेगा ही पूछेगा। हो सके बार छोड़ के 2 लाइनें से पूछ दे, ठीक है, टेबल हटा दे, हो सके टेबल एक्स का क्वेश्चन ना पूछे और एक लाइन का दे दे, या पाई का एक पूछे, लाइन का 2 पूछ दे, बार का 1 पूछ दे, या लाइन का 1 बार का 2 पूछ दे, ऐसा वो करेगा। 4 चीज है उसी में, किसी साल 1 को छोड़ देगा तो 1 से 2 को पूछ देगा, ठीक है। 7 नंबर और 8 नंबर का पैटर्न है। जैसे इसमें लाइन नहीं पूछा तो अगला साल 100% एक लाइन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो लाइन वाला सेक्शन को तैयार रखिएगा, लाइन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो 70वीं में क्या आएगा, 70वीं में भी 7 नंबर का क्वेश्चन आपका डीआई का रहेगा और 8 नंबर का क्वेश्चन डीआई रहेगा। यहाँ हो सकता है टेबल पूछे, पाई पूछे, या लाइन पूछे और बार पूछे, लाइन रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओके, तो इतना ही रहा, डर के आगे डीआई है, क्या स्लोगन आप भी चिपका दीजिए, अगर जिनको जिनको डीआई से डर है, साफ लिखिए, बड़ा सा अक्षर पेज पे लिख दीजिए, डर के आगे डीआई है, और सामने टेबल, स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए, और आज से डर भगा देना है। बहुत सारा चीज़ें हम बता दिया, बैकअप में क्या चाहिए, क्या आपको क्या क्या आना चाहिए, और आपको क्या क्या नहीं करना है, मतलब हम करा देंगे, और आपको कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, कैसे एनालिसिस किया गया पूरा पैटर्न, बीपीएससी कैसे पूछ रहा है, वहीं घुमा फिरा के सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो कभी 55वीं में पूछ रहा है तो 68वीं में पूछ रहा है, कभी अगर वो 60 से 62 में पूछा है तो 67वीं में पूछ लिया, तो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देखेंगे, बस आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, कैलकुलेटर का यूज कीजिए, और गारंटी के साथ हम आपको डीआई सॉल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, अपना जॉब के साथ साथ भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। मेरे साथ साथ कितने बहुत सारे टीम मेंबर भी हैं जो अपना काम करते रहते हैं बैकअप में, क्योंकि हम तो मानिए यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे का भी बहुत सारा काम हो रहा है, तो वो भी मोटिवेट होंगे कि चलिए कुछ कर रहे हैं तो उन्हें भी सब्सक्राइबर बढ़ाए, या बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो करें। मेरे साथ आपका बीपीएससी सत्याग्रह टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़े, वहाँ पे आपको डेली एडिटोरियल, वहाँ अच्छा खासा वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम वहाँ पे चलाया जा रहा है। एक तो डेली एडिटोरियल आपको जाता है, 7-8 प्रमुख पेपरों का बेस्ट आर्टिकल वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जीएस पेपर में आपका वैल्यू एडिशन होगा और आंसर राइटिंग आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरा कि सैटरडे को सैटरडे कंटेंट फॉर ऐसे दिया जाता है,
बहुत सारे किसी एक पर्सनालिटी का कोटेशन और पेपर का कुछ ऐसा चीज़ जो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं वो दिया जाता है। संडे को योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का बेस्ट आर्टिकल दिया जाता है जो आपके बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आपका यूजफुल हो वो किया जाता है। और आगे कुछ और आपके लिए बेस्ट किया जाएगा, उसके पीछे काम चल रहा है। तो प्लीज़ वहाँ भी जुड़िए सत्याग्रह बीपीएससी सत्याग्रह टेलीग्राम चैनल पे, और उसको भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो।